नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नशे से बचने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है और किस तरीके से नशा कर रहे लोगों को इस बीमारी से बचाया जाए, इन सब चीजों पर गौर किया जाता है। इसी कड़ी में आज देहरादून में जीवन रक्षक नशा मुक्ति आश्रम में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें एक्सप्रेस न्यूज भारत के एडिटर इन चीफ इफ्तिखार त्यागी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं यह परिचर्चा। नशा मुक्ति के लिए जो है इस गोष्ठी का कार्यक्रम हमारे लीडर चौधरी जी ने रखा रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। समाज के लिए जो है गोष्ठी के माध्यम से नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्रों में जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए गोष्ठी का यहाँ पर आयोजन था। लीडर चौधरी जी को बधाई देता हूँ कि आपने इस विषय को भी रखा कि एक एक कमरे में नशा मुक्ति केंद्र में 20 बच्चों को रखा रहता है। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र जो उनको जाकर उनके परिवार वाले नशा मुक्ति केंद्रों में भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ ठीक होकर आएगा। और जब वहाँ का माहौल ठीक नहीं होगा, वहाँ के संस्कार ठीक नहीं होंगे, तो उसकी क्या दशा और दिशा होगी, ये भी चिंता का विषय है। इसलिए यहाँ पर सर, ये जो देहरादून क्षेत्र में नशा बढ़ रहा है, सर ये नशे को बढ़ रहा है जो देहरादून क्षेत्र में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, नशे के लिए जो है हमारा सरकार का भी अभियान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपने प्रदेश को जो है नशा मुक्ति प्रदेश जो है इसको 2025 तक नशा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। निश्चित रूप से इसका काम हो रहा है और मैं अपने युवा पीढ़ी से अनुरोध करना चाहता हूँ, समाज के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा नशा में हो इसको हमें उसको संस्कार देने चाहिए, उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उसके माँ बापों को भी ये संज्ञान में देना चाहिए कि आपका बच्चा नशा कर रहा है, ताकि वो मुख्य धारा की ओर बढ़ सके। ठीक है। आज यहाँ पर हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त जागरूकता अभियान दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। और यहाँ पर मैं भी जो यहाँ नशा आश्रम में भर्ती हैं बच्चे, उनसे भी मैं मुलाकात की मैंने, और बहुत अच्छे समझदार जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनको कि इस नशे से लत से दूर रखने के लिए उनके लिए बहुत कुछ आश्रम में यहाँ किया जा रहा है। मैं भी देख कर आई हूँ, तो उसी में सबके विचार भी सुनने को मिले। और युवा शक्ति जो कि इस लत से जूझ रही है, हमारा उद्देश्य ये है कि उनको इससे दूर करा जाए। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? अगर अपने मन में वो दृढ़ संकल्प लेके इसको पूरी तरह ये सोचेंगे हमने इसे छोड़ना ही है, तभी इस लत को हम छोड़ा जा सकता है। खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज एक खास दिन है। खास दिन का मतलब ये होता है कि हर दिन ही खास होता है, लेकिन आज एक ऐसा दिन है कि जिस दिन हम देश और दुनिया को एक ऐसी बीमारी से मुक्ति के लिए प्रण लेते हैं जिसने देश प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया को जकड़ रखा है। मैं बात कर रहा हूँ नशे की। नशा एक ऐसी बीमारी है जो समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी खोखला करता है, और सिर्फ एक राष्ट्र की नहीं, प्रत्येक देश की, प्रत्येक जो समाज है उसको ये बीमारी ग्रसित है। ये और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी से कभी आदमी एक दिन में नहीं मरता, धीरे धीरे मरता है, जैसे स्लो पॉइजन आप कह सकते हैं। तो यूएनओ द्वारा 1987 से 26 जून को विश्व उन्मूलन दिवस, नशा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन आज 36 साल के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे हैं और क्या स्थिति है, नशे पर हम लोग कितना काबू पाए हैं, क्योंकि 36 साल बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। तो इस पर हम चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बहुत शानदार पैनल मौजूद है। उनसे बात करेंगे। समाज के हर तबके के और हर सोसाइटी के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 36 साल में कौन सी ऐसी कमी रह गई जो हम अभी भी नशा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। यूएनओ की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि दुनिया में 2022 की रिपोर्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया में 28.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो नशे के आदी हैं। आदी इन द सेंस वो उनको परमानेंट नशा चाहिए। एक तो इत्तेफाकन नशा करने वाले लोग हैं, लेकिन परमानेंट जो लोग हैं वो 28.5 करोड़ लोग दुनिया में नशे के आदी हैं। सवाल सिस्टम पर भी है, सवाल समाज पर भी है, सवाल हम पर भी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अखिल चोपड़ा। मैं उनसे शुरुआत करूंगा। मनोचिकित्सक हैं और इस मुद्दे पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। पिछले 10 साल से इस मामले को और नशे के, खासतौर से नशे के जो रोगी हैं उनको करीब से देख रहे हैं। डॉक्टर अखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत पर। क्या कहेंगे विश्व नशा उन्मूलन दिवस को लेकर?
नमस्कार। ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि इतने साल हो गए और इतनी कोशिशों के बावजूद आज भी नशे की समस्या लगभग ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसके बहुत से कारण हैं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो हमारा जो मेन नज़रिया रहता है वो बॉडी और माइंड को लेके रहता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो हम कारण मानते हैं कि कहीं न कहीं बायोलॉजिकल फैक्टर या इंसान की पर्सनैलिटी है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये बहुत पहले डिसाइड हो जाता है या जन्म के समय डिसाइड हो जाता है कि इस बच्चे में या इस व्यक्ति में आने वाले समय में शायद नशे की आदत के लक्षण हो सकते हैं। इसको हम पर्सनैलिटी फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। लेकिन आज की तारीख में अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे हम इन फैक्टर का सही से पता लगा सकें या उसको पहले ट्रीट कर सकें। दूसरी बात ये है कि अगर ये फैक्टर है भी तो भी 100% 100% हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति विशेष जो है नशे का शिकार हो जाएगा। इसमें और बहुत से कारण हैं जो जुड़ते जाते हैं। जैसे कि हमारा समाज, हमारा माहौल, हमारे आस-पास के जो भी लोग हैं, वो सारी चीज़ें इसमें जुड़ती जाती हैं। हम किन लोगों से मिलते हैं, हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन है, माँ-बाप का प्यार कितना है, कोई पैसे की तंगी है या और ऐसे कई फैक्टर जो कि हमें नशे की ओर ले जाने में एक गहरा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन सिर्फ़ अगर एक कारण जानना हो नशे के लिए कौन-सा उत्तरदायी है, तो आप कौन-सा कारण जो है उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे? इसमें अगर हम एक कारण की बात करें, तो मेनली अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो ब्रेन में केमिकल होता है डोपामाइन, जिसकी कमी हो जाती है। जब बॉडी को इसकी ज़रूरत महसूस होती है, तो नशा या और कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी कमी को पूरा करती हैं। लेकिन जो व्यक्ति नशा लेने लग जाता है, उसमें डोपामाइन नॉर जो डोपामाइन नशे से मिलता है, वो नॉर्मल डोपामाइन की सप्लाई को एक तरह से हाईजैक कर लेता है। यानी कि एक समय के बाद वो व्यक्ति जो है डोपामाइन की पूर्ति करने के लिए नशे का आदी हो जाता है। वो व्यक्ति जो है नशा केवल मज़े के लिए करता है, लेकिन एक समय के बाद वो उसकी मजबूरी बन जाती है, जिसको वो छोड़ नहीं पाता है। इसीलिए नशे को एक बीमारी समझा जाता है, ना कि सिर्फ केवल एक बुरी आदत या बुरी लत। क्योंकि इसमें एक बहुत मोटा बायोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व है जो कि हमारे शरीर के अंदर होता है। जी, जी। नशा मेरे साथ एक बहुत अनुभवी सामाजिक आदमी हैं, पहले सर्विसेज में रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि नशे के लिए आपका इतना लंबा अनुभव है, तो नशे को वो कैसे देखते हैं और इसका कारण क्या है और इसका हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं इस बीमारी को? त्यागी जी, मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं चौधरी जगबीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट जनजागृति संगठन उत्तराखंड। जहाँ तक अभी आपने जो है नशा के संबंध में बात की, जो नशा एक हमारे देश में इतना विकराल रूप ले चुका है, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है और विभिन्न संगठन भी इसमें ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। लेकिन उसके उपरांत भी हम इसको रोक नहीं पा रहे, क्योंकि ये इसकी जड़ें इतनी गहराई तक पहुंच चुकी हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हम स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, उनके अंदर नशे की प्रवृत्ति बहुत तकड़े में फैल चुकी है और इवन लड़कों में नहीं, इसकी चपेट में लड़कियां भी बहुत ज़ोरों शोरों से आ रही हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है पूरा प्रयास जो है तो हम कर ही रहे हैं, संगठन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी इस पे जोर देना चाहिए। जैसे कि आज के इस प्रोग्राम में ये बात सामने आई कि हमारे जो विधायिका थी उनसे भी कहा गया, यहाँ के देहरादून के मेयर थे, उनसे भी कहा कि जो यहाँ स्कूल हैं, स्कूलों के अंदर जो है इस तरह का अभियान चला जाए कि बच्चों को नशे से दूर रखा जाए। और मैं प्रतिदिन, क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ वो ऐसी जगह है, ट्रांसपोर्ट नगर रोड पे, मेन रोड पे जो है संजोड़ के बराबर में मेन रोड पे मेरा मकान है। मैं डेली देखता हूँ 2-4 लड़के 2-4 लड़कियाँ खुद नशा करते हुए। कितना ही रोको, यहाँ तक की बात आती है अगर किसी को वैसे समझाते हैं, भाई ऐसे आप कौन होते हैं, इस तरह का जवाब मिलता है, आपसे क्या मतलब जो है?
तो ये फर्ज हमारे पेरेंट्स का भी है, माँ बाप का भी है, अपने बच्चों के प्रति वो जागरूक हो, ये देखे कि हमारे बच्चे किस तरफ बढ़ रहे हैं, वे पढ़ने जाते हैं नहीं जाते हैं। माँ बाप समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे माँ बाप समझते हैं कि बच्चे हमारे कोचिंग में जा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो जो है किसी रेस्टोरेंट में बैठे, किसी होटल में बैठे वहाँ नशा कर रहे हैं। तो इस तरफ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आप बता रहे थे कि सामाजिक नियंत्रण बहुत ज़रूरी है और सामाजिक नियंत्रण के कारण भी नशा जो है वो बढ़ रहा है, सरकारों को भी इस तरफ ध्यान देना होगा। मेरे साथ मौजूद हैं पारुल चौधरी, जो एक बहुत बड़ी संस्था जीवन रक्षक नशा मुक्ति आश्रम है, जो दो प्रदेशों में कम से कम संचालित होता है, यूपी और उत्तराखंड में। उसकी कोषाध्यक्ष हैं और आज नशा मुक्ति उन्मूलन पर जो कार्यक्रम हुआ है उसके आयोजक भी हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं एक महिला के तौर पर नशा मुक्ति को किस तरह देखते हैं, क्योंकि जो दंश नशा जो लोग करते हैं तो उसका दंश सिर्फ मर्द ही नहीं, महिलाएं भी झेलती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन पर भी प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं पारुल चौधरी से। जी, आप। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज आप सबका कि आप यहाँ पर आए और नशा जो एक बहुत मानसिक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, हम सब उस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो जीवन है उसमें अगर नशा मुक्ति नहीं हुआ, अभियान हमने कड़ाई से नहीं किया, तो आने वाले समय में बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो नशा करता है, मेरा अपना मानना है कि वो खुद को बिल्कुल ख़त्म कर लेता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उसके साथ साथ जो परिवार है वो भी मानसिक रूप से उसी के साथ खत्म होने लगता है धीरे धीरे। मेरा सवाल यह है कि एक महिला, जैसे एक फैमिली में एक पुरुष नशा करता है, तो एक महिला को कौन से ऐसे दंश हैं जो जेल में करते हैं? बिल्कुल, उसका जीवन किस तरह प्रभावित होता है? हाँ जी। जैसे कि एक महिला है, अगर उसका बेटा नशा करता है तो समझो कि जो बेटे को, एक माँ अगर बेटे को नशे में देखेगी तो वास्तव में वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। हर वक्त वो उसी को देख देख कर रोज रोज मरती रहेगी। उसको कैसे, वो आर्थिक रूप से बेकार हो जाता है घर, ना वो सो पाते हैं, ना बच्चा सो पाता है, अपने बच्चे को देखते हैं। इसी तरह से एक महिला को जो उसके अंदर अपना एक टैलेंट है, जो वो कर गुजरना चाहती है, वो सब खत्म हो जाता है और वो सिर्फ उस एडिक्ट बंदे के साथ अपना संघर्ष में जीवन जीती रहती है। जबकि ये होता है और बच्चे प्रभावित होते हैं एक महिला के साथ। सपोज एक बेटा एडिक्ट है तो बाकी और जो बच्चे हैं वो महिला उसी को ठीक करने में या उसी के पीछे, या जो आर्थिक कारण है उसी के चक्कर में लगी रहती है, तो बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बाकी बच्चों को उसका असर जरूर झेलना पड़ता है, क्योंकि उनकी परवरिश पे बहुत फर्क पड़ता है। आखिरी सवाल, आपकी जो संस्था है वो क्या काम कर रही है और कब से कर रही है, और कितने ऐसे लोग हैं जो नशे में संलिप्त है, उन लोगों की आपने मदद की? 17 सालों से ये संस्था संचालित है और बहुत लोगों ने यहाँ पे अपना जीवन बचाया है, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगी मिस्टर राहुल सचदेवा और संजय गुप्ता हैं एक हमारे, जिनका जीवन बच चुका है, और बाबा सुरेंद्र सिंह जी, उनका भी नाम लेना चाहूँगी मैं। हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। सब लोगों ने यहाँ पे आकर हम लोगों को इतना कुछ दिया है कि आज ये संस्था यहाँ तक पहुँची। अगर आप लोगों का सहयोग ना होता तो शायद हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे साथ पूरा नाम के भी एक एडिक्ट हैं और जी, और यहीं पर उन्होंने इलाज कराया है। इनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इलाज होता है और किस तरह से आपको मानसिक और जीवन में जो सपोर्ट है वो मिलता है। नमस्कार त्यागी जी, मैं राजेंद्र बाजवा। मैं भी एक एडिक्ट था। मेरे घर वालों ने भी बहुत प्रयास किए। इस संस्था में मैंने लगातार कई साल ट्रीटमेंट लिया, आता रहा जाता रहा, लेकिन आज 6ठा साल चल रहा है जो कि मैं आज नशे से दूर अपने परिवार के साथ बिल्कुल हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्योंकि नशे के दौरान क्या मैंने अपनी आर्थिक स्थिति सब खराब कर दी थी, मानसिक रूप से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था।
मुझे मालूम नहीं चलता था मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। शारीरिक रूप से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन मेरे परिवार ने फिर भी मेरे साथ कोई ऐसी हमदर्दी नहीं की कि नशा कर रहा मेरा बेटा, से कर रहा है दो। उन्होंने जब मैंने नशा किया मुझे वापसी संस्था में भेजा। तो मैं आज यही कहूँगा कि जो नशा उन्मूलन दिवस है, कि नशे में बहुत कुछ खोया हमने। ये यहाँ तक कि जो मेरे बच्चे थे वो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था मुझे कि सिर्फ अब हाथ छोड़ने की देर है, आपको समझा लिया। बहुत बहुत कुछ मतलब इतना जलील भरी जिंदगी जी, लेकिन जब से नशे से दूर हुआ हूँ तो आज पता लगता है कि बिना नशे के जीवन कैसे जिया जाता है और कितनी इज्जत के साथ जिया जाता है, सुख में है। क्योंकि आज वही मेरा परिवार मेरे साथ है, बेटे मेरे साथ हैं, वाइफ छोड़ के चली गई थी, आज वो भी मेरे साथ है। घर परिवार में हंसी खुशी है, सिर्फ एक इसी वजह से कि नशा छोड़ने की वजह से। मैंने कहा जी जी। अब हमारे मुझे 17 साल हो गए, मैं इलाज लिया था, पहली संस्था थी नीरज चौधरी जी की। जब तंग आए जंग आए, जब गढ़ से ऊपर पानी पहुंच गया तो मतलब यो कहने का फैमिली आश्रम का संस्था का मतलब यो का सहयोग लेती है। तो मुझे एडमिट कर दिया था मेरे लड़के ने, बड़े वाले ने, और मेरे दामाद। अच्छा जी, तो मतलब वो मैं पूरा 6 महीने का इलाज लिया, ट्रीटमेंट। और मैं आज आपके सामने जिंदा हूँ। 78 साल की मेरी एज होली, मुझे 16 साल हो लिए नशा छोड़ दो। मैं आज शुक्रगुजार हूँ नीरज चौधरी जी का कि इन्होंने मेरी मदद करी, और साहब मैं तहे दिल से प्रोग्राम से इलाज लिया। और साहब अब मैं मुजफ्फरनगर संस्था है, काफ़ी बड़ी है, वहाँ सहयोग कर रहा, बच्चों को समझा रहा हूँ। और साहब मेरी तो यही प्रार्थना है सबसे कि सब मिलजुल कर सबके सहयोग से काम चलेगा। इकला चना गाड़ा नहीं फोड़ता, या नहीं था कि जी, मतलब सबके सहयोग से ही काम चलता है। ये बहुत ही घातक बीमारी है। अच्छा जी, किसी का जीवन बच जाए, जीवन की कीमत अनमोल होती है। अच्छा जी, आपके सामने बैठा मैं तो अब भी इन जमानों को कह दूं, समझाऊं, क्लास लेता हूँ, लाओ जरा गट्टा पकड़ाइयो, क्यों जी, इस उम्र में भी। तो चाहिए जी मतलब ये कहने का, ये तो बहुत घातक बीमारी है। देखो मैं तो आज उनका एहसान बंदू, अपने दामाद का भी, अपने लड़के का भी, कि मेरा जीवन बच गया। अगर मेरी वो हालत पहले जैसी होती, जैसे कि मैं अपने जंगल से 12th चलता था, गांव घर जाता, क्वार्ट बंद होते चले यहाँ थे, रिश्तेदारी में जाता था, वहां भी लोग क्वार्ट बंद होते चले यहाँ थे। आज मेरे पास टाइम नहीं, मैं इन बच्चों को बाढ़ को समझाता हूँ। मतलब ये कहने का ये जो है, मतलब वो आते हैं फोन उनके, आज आपने आना भी छोड़ दिया। हम उन्हें यही कहते हैं, भाई हम तो इसलिए नहीं आते कभी आप क्वार्ट बंद कर लो। अब हम जा मान लिया शादी फंक्शन में जाते हैं, हमारी तरफ को उंगली उठती है। मिसाल बन गई, मिसाल बन गई। आप जो लोग नशा कर रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? अजी इन्हें संदेश हम यही देना चाहे, भाई ये जीवन तुम्हारे काम होगा, समझो प्रोग्राम में दमे से तहे दिल से लो। बहुत शुक्रिया हैं। और अब पिछले करीब 15 से 20 साल से वो नशे से दूर हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किन परिस्थितियों में थे और आज किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। धन्यवाद त्यागी जी। मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें इस तरह से आमंत्रित किया। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में अगर जाऊं तो बिल्कुल सड़क छाप ज़िंदगी थी। सब रिलेटिव, रिश्तेदार, सब जितने भी थे सब पीछे हट गए थे। फिर एक दिन अचानक किसी ने संदेश जो दिया, डॉक्टर साहब हैं हमारे अमित चौधरी जी, उन्होंने संदेश दिया हमारे घर वालों को कि इसकी जगह अब नशा मुक्ति में है। तो मैं एक नशा मुक्ति जानता हूँ, तो मैं तब से जीवन रक्षक से साथ जुड़ा, वहाँ इलाज लिया। पहले जब आया था तब मेरी बहुत कंडीशन ख़राब थी, टांके लगे हुए थे, पैर में प्लास्टर था, विड्रॉल कंडीशन थी काफ़ी। फिर 5-6 बार लगभग मैं इलाज में दोबारा आया, फिर गया। काफ़ी गिर पड़ के फिर सवार हुए जी हमारे गुरुजी श्री नीरज बेनीवाल जी, जो इस संस्था के संचालक हैं। मैं आज उनका तहे दिल से, जो हमारे पिता की तुल्य भी हैं,
मैं आज उनका तहे दिल से अपना आपको नशा छुड़वाने में, नशे से मुक्ति दिलाने में इस संस्था का कितना आप रोल मानते हैं? मैं इस संस्था का सारा ही रोल मानता हूँ जी, अपने एडिक्ट भाइयों का, अपने जो अब इस दुनिया में नहीं भी हैं काउंसलर, हमारे विकास जी, वो मेरे काउंसलर रहे, उन्होंने काफ़ी हद तक मदद की प्रोग्राम में भी। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान ही मुझे ये घोषणा कर दी थी कि भाई लंबी रेस का घोड़ा है। फिर अब वो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं? मैं अपने एडिक्ट भाई नशेबाज समाज को, जो हमारा एक समाज है, मैं उनको आपके एक्सप्रेस न्यूज़ से एक माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में जो भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हों और एडिक्ट हों, वो संस्था से जुड़ें, इलाज लें और हमारे काम में हाथ बटाएं। इसी तरह कड़ी दर कड़ी, कड़ी से कड़ी जुड़े तो एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप बताइए अपने बारे में, आप कौन है, कहाँ से हैं और नशा मुक्ति से किस तरह जुड़े? मैं वंदना बर्थवाल, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, जीवन रक्षा से मैं 3 साल से सेवा में कार्यरत हूँ। और मेरे ये 3 साल को एक्सपीरियंस में ये है कि यहाँ पर इतने पेशेंट्स आते हैं, अलग-अलग फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, कोई अच्छे घरों से हैं, कोई बिल्कुल उससे स्टेटस से हैं। लेकिन सबकी जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, कोई फैमिली थेरेपी के द्वारा, इनकी इंडिविजुअल काउंसलिंग के द्वारा, तो इनके अलग-अलग मैटर मिलते हैं कि कोई अपनी फ्रेंड के ब्रेकअप से निराशित होकर डिप्रेशन में आके नशा उठा लेता है। कोई हाई-फाई बिल्कुल संगति के कारण बिल्कुल उसमें दोस्ती पार्टी वगैरह उनका रहन-सहन बिगड़ जाता है उस कारण से। तो मुझे ये अब तक ये 3 सालों के उसमें एक्सपीरियंस मिला है कि नशा जो है एक सूखी घास के तरह समान है कि माचिस की तीली लगाई तो स्वयं पहले अपना घर चलता है। तो सेम यही चीज़ है और इसे करने के बाद जैसे नशा एक लत है, साधारण भाषा में हम कहते हैं कि किसी आदत को या किसी वस्तु को हम मतलब बेवजह किसी कारण के या बिना जाना ने उसका अंजाम जाने बिना उसको कंज्यूम करते हैं। जब वो कंज्यूम करने के उसमें बार-बार दोहराया जाता है तो वो एक नशा बन जाता है। और जब वो चीज़ हमें नहीं प्राप्त होती है तो उसे क्रोध वगैरह आने लग जाता है, तो वो किसी भी हद तक गुजर जाता है, तो वो एक नशा है। नशा को एक मानसिक बीमारी के उसमें हम जान सकते हैं कि मानसिक बीमारी है। और अगर देखा जाए कि नशे को 4 रूपों में हम सुधार सकते हैं। एक तो है साइकियाट्रिक डिटॉक्सिफिकेशन, जो डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट द्वारा इसे मेडिसिन के द्वारा न्यूट्रल किया जाता है। दूसरा है परिवार का मोटिवेशनल, मतलब परिवार का सपोर्ट। जब तक एडिक्ट अपने परिवार के संपर्क में आके बताता नहीं अपनी समस्या को, परिवार को भी सपोर्ट देना बहुत जरूरी है कि मेरे बेटे को ये हुआ, तब वो रिहैब में लाके लाए, उसकी समस्या को शेयर करें। तीसरा होता है खुद का मोटिवेशनल। जब उस एडिक्ट को हम मोटिवेशनल सेशन दे के बिल्कुल वो करके उसके अंदर मोटिवेशन नहीं जगाएंगे कि नशा बेकार है, तुम्हें इसे छोड़ना है, तब उसके अंदर एक जागृत होती है वो चीजें। तीसरा है, चौथा है सोशल साइकोथेरेपी। हमारा रोल है कि बच्चे को सोशल साइकोथेरेपी दी जाती है कि जब तुम्हें यहाँ 6 महीने का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तुम्हारा नशे को बिल्कुल हम लोग उसे छुड़वा देते हैं, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कर देते हैं। तुमको थेरेपी दी जाती है कि सोशल में जाने के बाद समाज में जाओगे, तुम्हें बियर बार भी वही नजर आएंगे, दोस्त भी वही नजर आएंगे। तो तुमको अपनी इस क्रेविंग को, नशा तुम्हारे अंदर जब थॉट चलेगा, माहौल बनेगा, तो कैसे कंट्रोल करोगे, इस चीज की थेरेपी दी जाती है। समाज को, सरकार को या ग्रुप, ये जो इनकी जो माहौल होता है, ये एनवायरनमेंट है इनका। पहले तो बालक का जो वो करता है, वो बालक की संगति पे करता है। बालक और बालिकाएं दोनों करते हैं। हाँ, दोनों चीज में आता है, बालक बालिकाओं उसमें। समाज, सोसाइटी, समाज के उसमें है। पहले तो समाज का वो पड़ता है कि जब वो बच्चा अपनी उस सोसाइटी में अपने दोस्त, एक्चुअली जब हम यहाँ से हम बालक को परफेक्ट करके भेजते हैं, नशा तो यही छूट जाता है उसके बिना, उसके दवाइयों के बिना, उसके नशे के। जैसे ही वो समाज के बाहर आता है, वो बच्चा आता है सोशल मीडिया में, फोन के द्वारा माध्यम में वो पैडलर लोग उनके उसके कांटेक्ट में होता है। जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है, कहते हैं ना कि जब एक कोई मछली या मेंढक कोई बाहर निकलता है तालाब से, तो उसके पीछे उसके खींचने वाले होते हैं उसे, तो वही संगति उसे दोबारा वो सोशल मीडिया के द्वारा खींचती है कि यार सामान बहुत बढ़िया आ रखा है, ले ले। वो मैं नहीं यार, मेरे पास पैसे नहीं, तू ले, हम तुझे सस्ते में दे देंगे, उसे कर्जे में भी धकेल देते हैं। इस तरीके से यही चीज है कि मैं तो समाज को ही
दुश्वार दूंगी कि अपनी संगति को बदलें। माता पिता का भी ध्यान वो करना पड़ेगा कि बच्चे अपने एडिट को थोड़ा उसमें विश्वास भी जगाए, थोड़ा वो भी कि उसे फिर से नर्वस ना करके रिलैप्स ना करवाए। धन्यवाद। तो मैं जानता हूँ उनको नंबरदार के नाम से फेमस हैं। कई राज्यों में इनका नेटवर्क है नशा मुक्ति, और सामाजिक और राजनीतिक कई सारे संगठन चला रहे हैं। तो परमेंद्र नंबरदार जी, आइए उनसे सुनते हैं और उनके क्या विचार हैं इस दिन पर, खास तौर से वो क्या इस दिन को किस तरह से लेते हैं और कौन सी ऐसी कमियां हैं जो बाकी रह गई हैं, किन किन चीज़ों पर हमें काम करना है। चौधरी परमेंद्र नंबरदार। त्यागी जी धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा उन्मूलन दिवस के अवसर पर आपने मुझे इस चर्चा का हिस्सा बनाया। मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को आज के दिन के महत्व के साथ साथ पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पूरा परमेंद्र सिंह लंबरदार है। आजकल मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट जनजागृति संगठन हूँ। बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। जीवन रक्षक, जीवन रक्षक जब ये शब्द आता है, हमें अपने जो शुरू में समाज सेवा का जो जुनून था, जो रियल समाज सेवा शुरू करी, वो हमने जीवन रक्षक से शुरू। जीवन रक्षक एक वट वृक्ष है जिसकी आज विभिन्न शाखाएं हैं। उसमें चाहे किसी भी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे एनसीआर में जो इस ग्रुप से निकले हुए लोग हैं, उनसे बेटर संस्थान किसी का भी नहीं है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। हाई स्कूल तक एक शिक्षा प्रणाली होती है शब्द विलोम। अगर नशे का हम विलोम करते हैं तो सीधे सीधे नाश होता है। सरकारें भी और सामाजिक संगठन जो खोखले वादे करते हैं, युवाओं की चिंता दिखाते हैं, दरअसल ना तो सरकार को युवाओं की चिंता है और ना ही सामाजिक संगठनों को युवाओं की चिंता है। नशा एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध होने वाले युवाओं को अपने मक्कड़ जाल में जकड़े हुए हैं। आप जिस शहर में रहते हैं, देहरादून में, त्यागी जी, यहाँ पर बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। आप रोज देखते होंगे। चिंता के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो हालात आप इस चिंता के लिए मैं सबसे ज्यादा तो पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ। फिर जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है, जो जिम्मेदार वर्ग है, इसके लिए जितने भी डी ड्रग्स वाले या जो भी ड्रग्स इंस्पेक्टर भी हैं, वो अपना काम ठीक से कर नहीं पाते। नशा मुक्ति को लेकर एक बात होती है, नशा मुक्ति केंद्र। अभी हमने देखा, एक सर्वे कराया है कि देहरादून में 60 के करीब नशा मुक्ति केंद्र हैं, और जिनमें ऐसी दयनीय हालत है कि वहां अगर ठीक आदमी को भी बंद कर दिया जाए तो वो भी नशा का आदी हो जाए। इस पर क्या है? नशा मुक्ति के नाम पर आजकल दुकानें चलाई जा रही है। माफ कीजिएगा, आजकल ये एक पैसा कमाने का जरिया बन गया है। लोगों ने जिस तरीके से आप देखते होंगे, नशा मुक्ति केंद्र में ना तो काउंसलर है, ना ट्रीटमेंट लेने वाले, एक घटिया खाना दे दिया और उसको रख लिया। घर वाले सोच रहे हैं हमारे पेशेंटों का इलाज हो रहा, परंतु इलाज नहीं हो रहा। वो पहले एक नशा करता था, अब वो 4 नशे सीखेगा। तो घर वालों का भी, जैसे कि हमारे अभी डॉक्टर साहब थे, तो डॉक्टरों में हम क्या देखते हैं कि MBBS है, MD है या MS है। तो इसी तरीके से जहां आप अपने परिवार के सदस्य को छोड़ने जा रहे, उस संस्थान की पहले विजिट कीजिए। कौन लोग उसको चला रहे, कौन नहीं चला रहे, ये सारी चीजें परिवार भी जिम्मेदार है। और कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं? मैं आज के दिन बस इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि समाज सेवा में कोई तनख्वाह नहीं मिलती। समाज सेवा का लोग ढोंग का ये चोला उतारे, और अगर रियल समाज सेवा करनी है तो आने वाले राष्ट्र निर्माण में सहायक बने।
आज बहुत बुरे दौर से हमारा युवा कहना गुजर रहा है। उनके सामने कोई लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए मार्गदर्शक नहीं है। वो जूझ कर अपने आप अपने मार्ग को ठोकर खाकर गिर कर उठकर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाते हैं। कुछ लक्ष्य प्राप्त कर जाते हैं, वरना 75% अपना वापस हो जाता है। बहुत शुक्रिया चौधरी परमिंदर नंबरदार जी, आपने बताया। अब हमारे साथ जितेंद्र सहरावत जो अखिल भारतीय जाट जनजागृति संस्थान से भी जुड़े हैं और सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं, एक संघर्षशील आदमी हैं। उनसे जानते हैं कि वो दोनों परिप्रेक्ष्य में बात करें। नशा मुक्ति अभियान जो अब तक 33 साल के बाद भी वहीं पर है, इसके पीछे क्या वजह है, और दूसरे ये बीमारी बढ़ती क्यों जा रही है? जैसे मैंने पहले कहा था, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सारे कई सारे चुभते सवाल हैं जिन पर मैं आपकी बेबाक राय, बेबाक टिप्पणी का इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा इस पर कड़वा और स्पष्ट बोलने का प्रयास करूंगा। इसके जिम्मेदार पूरी दुनिया में जो भी व्यवस्थाओं के जिम्मेदार हैं, शासन प्रशासन, उनका दोहरा चरित्र इस व्यवस्था को चलाने में जिम्मेदार है। इसको जानने के लिए समाज के जिम्मेदार लोगों को, परिवार के माता पिता को, जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा, तो मैंने आपसे पहले वहां पर बोला था अभी कि अगर किसी बच्चे का मूल चरित्र जानना है, साइकोलॉजी पढ़नी है, तो उसको जब आप स्कूल में भेजते हैं, प्ले स्कूल में भेजने के समय उसका बजाय रिटिन के, ओरल के, कैसा भी टेस्ट लेने के बजाय उसे खेल के मैदान में उतार करके उसकी अंतःकरण की जो साइकोलॉजी है वो डॉक्टर के द्वारा पढ़ी जाए। यानी कि हर स्कूल व्यवस्था में एक साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी है और उसके द्वारा उसके जो ट्रीटमेंट की जरूरत है, बढ़ावे की जरूरत है, जो उसमें गुण है उसको बढ़ाने के लिए, अवगुणों से रोकने के लिए उस तरफ उस बच्चे का ध्यान दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि वो समाज सुधर सकता है। इस तरफ देश के जिम्मेदार या दुनिया के जिम्मेदार प्रयास नहीं करेंगे। जैसे अभी डॉक्टर साहब की मैं बात करूं, आप देखते होंगे डॉक्टर खुद रिसर्च करता है, नशा खराब चीज है जैसे भी, और सबसे ज्यादा डॉक्टर भी नशा करते हैं। इससे क्या समझे आप? सिगरेट पीने को पेशेंट को मना करते हैं, खुद पीते हैं, ये जबकि वो जानकर सबसे बड़े पापी वे भी हैं, वे भी दोषी हैं। तो व्यवस्था यानी इस बात से सिद्ध होता है कि जो किताबों में लिखा है, रिसर्च में डॉक्टर ने, वैज्ञानिकों ने खोजा है, व्यवस्था बनाई है जैसे देश को चलाने की, समाज को चलाने की, इनसे कुछ नहीं होना जब तक कि समाज के जिम्मेदार माता पिता उस बच्चे को उस तरह का व्यवस्था ना दें, उसकी जिम्मेदारी ना बताएं, उसके गुणों को प्रोत्साहन ना दें, उसके अवगुणों को उसको अवगत ना कराएं, उसके द्वारा प्रभावित होने वाला समाज और वो परिवार की मर्यादा गिरने का आभास ना कराया जाए, तब तक कोई व्यवस्था सुधर नहीं सकती। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जैसे चंदन का पेड़ पर हजारों सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसका मूल गुण है शीतलता देना, वो उस गुणों को नहीं छोड़ता अपने। ऐसे ही इन बच्चों को, ये जैसे आप हमारे यहाँ भी समाज में चला रहे हैं, ये सरफेस लेवल है, जो इस समय ये पीढ़ी बिगड़ चुकी है, उसके लिए तो हम ट्रीटमेंट करके थोड़ा सुधार सकते हैं। ये 100% कोई किसी व्यवस्था को सुधार दे, दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता। निगेटिव पॉजिटिव से शॉर्ट में देख लीजिए, लाभ हानि ये सब समाज में चलती है। हमारे जागरूक समाज का, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है उसका प्रतिशत घटे, पॉजिटिव लोग ज्यादा हों, निगेटिव लोग कम रहें। तो उसका प्रयास जिस दिन हम करने लगेंगे तो ये समाज नशा मुक्ति, खाली शराब का नशा नहीं है, मैंने बताया, ये समाज में हम मानसिक रूप से किसी को नीचा दिखाने से संतुष्ट होते हैं, पैसा प्राप्त करके समाज को प्रभावित करने के लिए कोशिश करते हैं, हम पद प्रतिष्ठा पाने के लिए ये इनके प्रकरण का प्रयास करते हैं। उस तरह की जो हम साइकोलॉजी हम पढ़ें, और वो डॉक्टर हो, समाज हो, माता पिता हो, वे अपने इन बच्चों को और समाज उसे रोकें, जिम्मेदार भी रोकें, तो ये व्यवस्था सुधर सकती है। अन्यथा ये फौरी ट्रीटमेंट तो केवल एक मानसिक संतुष्टि है, कानों की संतुष्टि है, व्यवस्था सुधर नहीं सकती। तो मूल जिम्मेदार इस समाज के सभी जिम्मेदार हैं। खिल से ही हम प्रोग्राम को खत्म करना चाहेंगे। उससे पहले दो लोग और हमारे साथ मौजूद हैं जो बताना चाहेंगे। आओ दीपक। ये दीपक हैं, ये यहाँ पर इलाज भी लिए हैं और पिछले कई सालों से यहीं जीवन रक्षक के साथ काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे?
साथ या मैंने किया है, ना तो किसी ने किया होगा, ना उसके परिणाम जो मुझे मिले हैं किसी को ना मिले। इस नशे ने मेरे से वो खो दिया है जो एक बच्चे के लिए अहम चीज होती है। इस नशे के कारण मैं अपने अंतिम वक्त में पिता को नहीं देख पाया। बहनों ने 7 से 8 साल मेरे राखी नहीं बांधी। 7 से 8 साल मेरी बहनें बस स्टैंड पे छुप के राखी बांधने आती थी। उन सब चीज के बाद समाज ने धिक्कार दिया तो घर तो बहुत दूर की बात थी, समाज ने एक किनारे पे खड़ा कर दिया था कि अगर जिस कॉलोनी में चला जाऊं तो उस कॉलोनी के बच्चों को कह दिया जाता था कि इसके साथ बात भी नहीं करनी, खेलना तो बहुत दूर है। उस समाज में दोबारा खड़ा किया, घर में खड़ा किया। आज उस घर में वो जगह बनाई कि जो धिक्कारते थे आज वो पूछते हैं कि तेरे पता इस कमरे में कौन सा कलर होना है। उस सब का मेरे लिए तो फादर नहीं है। फादर के बाद पिता की जगह जो ली मेरे गुरुजी ने ली, और उन्होंने इस जीवन रक्षक में इलाज के साथ साथ आज इस जगह वो मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि एक नशेबाज को लोग डायरेक्टर के नाम से पुकारते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा। बहुत अच्छा है। और सुखपाल जी, हमारे साथ सुखपाल जी हैं, वो इस संस्था को बहुत शानदार तरीके से देख रेख करते हैं। उनके क्या विचार हैं? नमस्कार त्यागी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज बोलने का मौका दिया। मैं जीवन रक्षक से 2007 से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं पहले पैरामिलिट्री फोर्स में था और मैंने पैरामिलिट्री फोर्स में से ही ट्रीटमेंट लिया। मैं भी बहुत शराब पीने लगा था। 2007 से मैंने ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं बिल्कुल ठीक चला। फौज में प्रमोशन भी नहीं, तो मेरे से कोई अधिकारी बात करने को कुछ नहीं था। छुट्टी मांगने जाऊँगा, इसकी छुट्टी नहीं होगी, शराब पीता है, मैं भगोड़ा हो जाता था। इसलिए मेरा प्रमोशन सब डाउन वाउन हो जाते थे। हफ्ते में 3 दिन मुझे पिट्ठू लगता था। फौज में पिट्ठू एक सजा होती है। तो ये कुल मिलाकर ज़्यादा तो टाइम मैं बोलूँगा नहीं, मैं 2007 में ट्रीटमेंट ले गया। मैं एकदम बहुत बढ़िया रहा। फौज में भी नाम हुआ, फौज में इज्जत भी, इंस्ट्रक्टर रहा ट्रेनिंग सेंटर में, और बहुत ही नाम हुआ जी नशा छोड़ने के बाद हुआ। लेकिन पहले किसी ने नहीं पूछा जी। घर वाले भी क्या, जो लोग नशा कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो नशा कर रहे हैं मेरे भाई, मैं उन्हें कहूँ दूर रहियो, ना रहा जा तो जीवन रक्षक में आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया रहोगे, जीवन बच जाएगा जी। यूँ मेरा कहना, मेरा बचा तो सबका बचेगा, मेरा तो यूँ मानना है। धन्यवाद। तो डॉक्टर अखिल चोपड़ा के पास चलेंगे हम इस सवाल के साथ कि आपने अब तक जो अनुभव सुने, जो लोगों की कहानियां सुनी, और जो लोगों के आपके साथ जो लोगों ने ये सब चीज़ें साझा की हैं, इससे और एक क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट होने के नाते आप दोनों चीज़ों में आपने क्या पाया, और कौन सी ऐसी चीज़ है कि दोनों चीज़ों से निकलकर हम कुछ ऐसे फैक्ट पर आगे बढ़ें कि लोग नशा मुक्ति की तरफ बढ़ सकें, और जो चीज़ें हम 36 साल में नहीं कर सके वो आने वाले 1-2 सालों में कर सकें? डॉक्टर अखिल चोपड़ा जी, तो सभी लोगों ने यहाँ बहुत अच्छे अपने विचार पेश किए, सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, और इन सब से बहुत सी चीज़ें सामने आई। अगर हम बात करें नशा मुक्ति की या नशा उन्मूलन की, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है प्रिवेंशन, यानी कि नशे की लत लगे ही ना। तो इसमें पहली है जो रोल आता है सप्लाई चेन को ख़त्म करना, यानी कि नशा कहाँ से आ रहा है उस पर रोक लगाना। इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है। प्रशासन, न्यायिक प्रणाली जो भी हमारी है, चाहे पुलिस है, चाहे सरकारें हैं, तो उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हों कि नशे की जो सप्लाई आ रही है जहाँ से भी, उसको रोका जा सके, पहली चीज़। दूसरी आती है समाज में लोगों का अपना रोल, यानी कि अवेयरनेस हो। अवेयरनेस होनी चाहिए स्कूल लेवल पे बच्चों में, क्योंकि आमतौर पे जो नशे की शुरुआत है ये टीनेज में या 14-15 साल, 12-13 साल में हो जाती है। तो वहाँ पे इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में एक ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स जारी होने चाहिए। जैसे सर ने पहले भी कहा कि पर्सनैलिटी असेसमेंट हो, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे को या उसके माता पिता को ये एहसास दिलाया जाए कि इस बच्चे में ये गुण है और इसको इस दिशा में लेके जाना चाहिए, ताकि वो गलत संगत की तरफ या गलत आदतों की तरफ ना जाए। तीसरा रोल आता है माँ बाप का, जिसमें अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना। जब वो बड़ा होता है तो उस पर किस तरह से नज़र रखी जाए ताकि उसकी इंडिपेंडेंस भी ख़त्म ना हो और हम बच्चे को सही दिशा में भी ले जा सकें। ताकि ये ध्यान रखना कि वो किन से मिलता है, किन लोगों के बीच रहता है, पैसे कहाँ खर्च करता है, किस चीज़ पर खर्च करता है। ये सब चीज़ें होती है प्रिवेंशन की बात, जिसमें सरकार का, समाज का, माँ बाप का और समाज सेवी संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आती है कि ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं, जब व्यक्ति नशे का शिकार हो जाता है
तो एडिक्शन की बात करें तो ये बीमारी है जिसमें हम कहते हैं कि रिलैप्स नेचर है, यानी कि आदमी एक बार नशा छोड़ देता है लेकिन दोबारा बार-बार उसका शिकार होता रहता है। जिसमें भी हमने फिर कहा कि बहुत से कारण आ जाते हैं, जिसमें दोस्त, फ्रेंड सर्कल एक बहुत बड़ा कारण है जो उसको वापस उसमें खींचते रहते हैं। वहाँ पे रोल आता है ट्रीटमेंट का, जिसमें कि हमारी संस्थाएँ, हमारा नशा मुक्ति केंद्र है जैसे जीवन रक्षक, ये संस्थाओं का बहुत अच्छा योगदान है। ये बच्चे को ये सिखाती हैं कि नशे से कैसे दूर रहना है, कि समाज में जब आप वापस जाएँगे तो नशे से कैसे बचेंगे। उसके बाद रोल आता है मेडिसिन्स का, ट्रीटमेंट का, साइकोलॉजिस्ट का जो साइकोथेरेपी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं। और काउंसलिंग केवल व्यक्ति विशेष की नहीं, पूरे परिवार की होती है, फैमिली काउंसलिंग जिसे हम बोलते हैं, कि परिवार को बाद में कैसे पेश आना है, किस तरह से बच्चे को ट्रीट करना है, ताकि वो अपने अंदर हो रही आत्मग्लानि और जो गिल्ट है, उससे भी बाहर निकल सके और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ सके। तो अगर इन सारी चीज़ों पे धीरे-धीरे काम किया जा सके, तो रिज़ल्ट हमें अक्सर दिखने लगेंगे। आज के दिन क्या मैसेज देना चाहते हैं एक लाइन में? नशा ज़हर है, नशे से दूर रहें और जीवन से प्रेम करें। से दूर रह सकते हैं। अब हम इस संस्था के जो संस्थापक हैं और वो भी अपने आप में, उन्हें तो मैं एक योद्धा कहूँगा, क्योंकि कारवां बनाना इतना आसान नहीं होता है। मंजिल पर जाने के लिए अकेले सफ़र करना पड़ता है, बहुत सारे संघर्ष झेलने पड़ते हैं, तब जाके आप कि काफ़िला बनाते हैं, कारवां बनाते हैं। बहुत लोग जब साथ आते हैं आपके, जब आप एक संघर्ष की भट्टी में तप कर निकलते हैं, तब जाके कई लोग साथ आते हैं। मेरे साथ इस वक्त नीरज चौधरी, जो जीवन रक्षक नशा मुक्ति आश्रम के बल्कि चेयरमैन, डायरेक्टर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक वर्ड है रूह रवां, क्योंकि उनकी कल्पना है। कल्पना को ज़मीन पर लाना कितना मुश्किल होता है, उन्होंने इस कल्पना को साकार रूप दिया है। कितने सारे संघर्ष, कितनी सारी कुर्बानियाँ, कितनी सारी परेशानियाँ, उन सब को झेलकर आज यहाँ खड़े हैं। तो एक्सप्रेस न्यूज़ भारत उनके इस जज्बे को सलाम भी करता है, सैल्यूट भी करता है। आइए उनसे भी जानते हैं कि ये संघर्ष कितना मुश्किल था, कितना चुनौतियाँ इसमें थी और आज के दिन वो कहाँ पर खड़े हैं, कितना सारे लोगों के लिए उन्होंने कितना काम किया है और कितना काम बाकी है। हुआ है, आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे, घर का माहौल ऐसा बना के रखेंगे कि आदमी का सिर कटा हार कर जा रहा। माहौल ऐसा बनाना चाहिए, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सभी को जो मेरे को सुन रहे हैं, कि घर का माहौल ऐसा बना दो, बच्चे को दोस्त बना लो और ऐसा माहौल बनाओ कि उसका कहीं मन ना लगे, उसका मन लगे घर पर। चलो घर चलो, घर चलो, पापा आ रहे होंगे, अम्मी आ रहे होंगे, मस्ती मारेंगे, बातें करेंगे, चित्ते करेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही, ये भी एक कारण है, लोनली की फीलिंग आ जाएगी। देखो जी, एक घर में बैठे 3-4 हैं, 2 बच्चे हैं, पति पत्नी है, अक्सर मैंने देखा बात कोई नहीं करने का, सब अपने अपने फोन पर लगे। तो ये संघर्ष कितना आसान और कितना मुश्किल था जो आपने अब तक किया है, जहाँ आज आप पहुंचे हैं, कितनी चुनौतियां हैं? इसमें तो मैं त्यागी जी कहना चाहूंगा, काटो भरा रास्ता था। वो बहुत समस्याएं आई। जब आप कीचड़ हटाने को चलेंगे तो कहीं नहीं कीचड़ आपके हाथ के भी लगेगा, कपड़ों के भी लगेगा। वो मेरे साथ भी हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ये है कि कदम पीछे नहीं हटा, क्योंकि मैंने जो किया, ये मेरे पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, जमीन जायदाद की कमी नहीं है, लेकिन मैं इसको भावनात्मक रूप से, एक भाव से लेकर चला था। बहुत प्रोग्राम किए इस तरह के मैंने, 26 जून के रोड शो, ये शो मंत्री, ये सब बहुत कुछ किया इस उसमें, लेकिन अब मन खट्टा हो गया, क्योंकि बहुत सारे हो गए, वो अखबारों में उनकी आवे, विभाग हमारा आके बैठ जा मेन रोड पर, निकलती कोई कमी है नहीं। तो जो अखबारों ने जो बदनामी करी वो ठीक भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। 20% ही है अब भी इंडिया में ऐसे हैं जो भाव से चल रहे हैं, अच्छे हैं। आप अपने बच्चे को कहीं अगर वो एडिक्ट है, एडमिट करवाना चाहते हैं, तो पहले आप अंदर जरूर घूमें, अंदर का माहौल देख कर अंदर बात करें। क्या कह देते हैं नशा मुक्ति वाले, ऑफिस पे लिखा रहता है बोर्ड, वो लगा देते हैं ओनली स्टाफ अलाउड, खाली स्टाफ अंदर जाओगा। क्यों भाई, अंदर कोई क्यों जाएगा? फैमिली क्यों नहीं जा सकती? इसका मतलब अंदर गड़बड़ है मामला।
तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि 14 से 18 के बीच में बच्चे को पूरा समय दे, दोस्ताना व्यवहार रखे। 14 से 18 क्या, सारी उम्र बच्चे को ऐसा हो कि वो भाग के घर की तरफ जावे, ना कि यारों दोस्तों में, गलत सोसाइटी में, लोनली की फीलिंग में। आज के दिन नशा उन्मूलन दिवस पर क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को, नशा में जो आदि हैं उनको और इससे जुड़े जो लोग हैं उनको? मैं आज 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा उन्मूलन दिवस पर यही मैसेज देना चाहूँगा। मेन तो स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स एक सेशन हफ्ते में जरूर उसके परिणाम हाई स्कूल या इंटर में, और माँ बाप को बच्चों को समय देना चाहिए। ये फोन जो है आपके बच्चे को बिगाड़ने का मुख्य कारण है। घर में ठीक है फोन चलाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। घर में बैठ के संयुक्त बातचीत करना, हंसना, बोलना, खाना पीना, बच्चे से प्यार संस्कार देना, उसको सिखाना, बताना, ये चीज जरूरी है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। ये थे नीरज चौधरी, जिन्होंने अपनी जो व्यथा है वो भी बयान की और आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, 2-3 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ आप फ्रेंडली व्यवहार करें, बच्चों को बाहर कोई फ्रेंड ढूंढने की जरूरत ना पड़े जब आप फ्रेंड होंगे उसके। दूसरे 14 से 18, देखिए कुछ काम की बातें आई हैं। वो कह रहे हैं 14 से 18 सबसे क्रिटिकल टाइम होता है, उस पर आपको बच्चे पर पूरा ध्यान देना है। तीसरे वो कह रहे हैं कि सामाजिक नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। चौथे, फैमिली के लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फैमिली के लोग इस तरह का व्यवहार करें कि नशा करने वाले को ये ना लगे कि वो दूसरे प्लेनेट का आदमी है, उसे लगे वो उसी परिवार का है, उसी सिस्टम का हिस्सा है। उसके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करें, दुत्कारें नहीं पुचकारें। इन्हीं शब्दों के साथ इस पूरी चर्चा को हम लोग कंक्लूड करते हैं इसी बिंदु के साथ कि देखिए सारी संस्थाएं, सारे सामाजिक संगठन, सारी चीज़ें यहीं आकर रुकती हैं कि करना खुद को होता है। लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद को करना है। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर आपको विजेता बनाती है। इस शब्द के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। खुद ही को कर बुलंद इतना, आरजू से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देखने के लिए, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।